हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी यूनिट 2 के सेकंड एंड लास्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे यूनिट 2 के बचे हुए टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। और इसकी नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो कहीं से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी नोट्स आप लोग को जो है थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। जब भी ये वीडियो अपलोड होगा उसके 3-4 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था अपने फार्माकोडायनेमिक्स को, जिसमें हम लोगों ने रिसेप्टर्स वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा। अब यूनिट 2 में हमारे कुछ और भी बचे हुए टॉपिक्स थे जिनको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है यहाँ पे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। देखिए, अब यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब क्या है। देखिए, इस टॉपिक का सिंपल सा मतलब है कि जैसे कोई भी दवा होती है, ठीक है, तो देखिए दवा की क्या होती है कि दवा की हम लोग यहाँ पे एक फिक्स डोज लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने भाई पैरासीटामॉल सभी ने खाई है, तो पैरासीटामॉल की जो नॉर्मल डोज होती है, जो आप लोग पैरासीटामॉल लेते हो, वो कितनी होती है? 500 mg होती है। ठीक है, आप लोग अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग जान लो कि जो भी आप लोग पैरासीटामॉल खाते हो, नॉर्मल जो टैबलेट होती है वो लगभग 500 mg की होती है। और लगभग पैरासीटामॉल की लगभग आप मान के चलिए कि 500 mg इतनी डोज हमें रिक्वायर्ड होती ही होती है अगर हमें यहाँ पे उसका रिस्पांस चाहिए। ठीक है, यानी जिस भी चीज़ के लिए हम लोग खाते हैं, अपना फीवर ठीक करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए, तो वो रिस्पांस आने के लिए कम से कम हमें 500 mg टैबलेट खानी ही होती है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि जो भी कोई दवा होती है उसकी डोज हम लोग किस तरीके से कह सकते हो डिसाइड करते हैं कि हमें उसका रिस्पांस मिले। ठीक है, या फिर कितनी डोज रिक्वायर्ड होती है ताकि हमें उसका रिस्पांस मिल सके, और कितनी डोज होती है कि देखिए, अब जैसे कोई भी दवा है, ठीक है, तो उसका एक नॉर्मल डोज रिक्वायर्ड होता है रिस्पांस के लिए। लेकिन अगर आप लोग वही दवा बहुत जो है लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में खा लो, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए टॉक्सिक भी हो सकती है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो कितनी डोज हमें रिस्पांस के लिए चाहिए होती है, कितनी डोज हमारी टॉक्सिक हो सकती है हमारे लिए, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, द डोज रिस्पांस रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ द अमाउंट ऑफ ड्रग अफेक्ट्स बॉडीज रिस्पांस। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है कि कैसे यहाँ पे ड्रग का जो डोज होता है वो हमारे रिस्पांस को अफेक्ट करता है। बाकी देखिए, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मच ऑफ अ ड्रग इज नीड टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि कितना अमाउंट हमें चाहिए होता है, जो भी हमें इफेक्ट चाहिए उतना के लिए, और कितना हमारा यहाँ पे जो है टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट के लिए जो है रिक्वायर्ड होता है, या फिर कह सकते हो कितना हमें जो है कितना अमाउंट हमें नहीं लेना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट को अवॉइड कर सके। ठीक है, और जो भी हमें डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए हमें वही मिले। अब बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कुछ की कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए, डोज क्या होता है। भाई, डोज का मतलब जो भी दवा है उसका जितना अमाउंट आप लोग यहाँ पे एडमिनिस्टर यानी कि आप लोग ले रहे हो वो हो जाता है हमारा यहाँ पे डोज। ना रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्स मतलब सिंपल सी बात है कि देखिए, रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होता है ना कि अब जैसे कोई दवा जो आप लोग ले रहे हो ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स देखिए, अब वो रिस्पॉन्स हमारा डिजायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्स हमारा डिजायर्ड भी हो सकता है और रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे अनडिजायर्ड भी हो सकता है, और दोनों ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि दवा आप लोगों ने ली और आप लोगों ने जिस काम के लिए दवा ली है, ठीक है, जिस प्रॉब्लम के लिए दवा ली है, अगर वो ठीक हो रहा है तभी आप लोग बोलोगे कि उसका रिस्पॉन्स आया, और नहीं हो रहा तो नहीं आया। देखिए, रिस्पॉन्स चाहे हमारा डिजायर्ड हो, यानी जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने दवा ली है, चाहे हमें वो मिले, और हो सकता है कभी कभी रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, कभी कभी रिस्पॉन्स हमारा अनडिजायर्ड भी हो सकता है, यानी, और इसी अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कुछ दवाओं के हमारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे जो है नुकसान भी देखने को मिल जाता है ना। तो ये दोनों तरह के रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा यहाँ पे देखिए, जो रिस्पॉन्स है ये हमारा एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है जो कि बेनिफिशियल भी हो सकती है, यानी कि जो चीज़ आप लोगों ने जिस जिस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दवा खाई है, हो सकता है आपको वही रिस्पॉन्स मिले और हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और हमारा कभी कभी ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए दवा खाई हो वो काम तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी हो गई है ना, या फिर हो सकता है काम ना हुआ, सिर्फ प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स बोलते हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टॉक्सिक डोज के बारे में, तो टॉक्सिक डोज देखिए भाई, कोई भी दवा है, ठीक है, तो उसकी अगर हम लोग यहाँ पे जरूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई डोज ले जा रहे हैं जो कि हमारा हार्म कर सकती है, ठीक है, तो उस डोज को हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक डोज। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के टाइप्स की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ये हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है ग्रेडेड, एक होता है क्वांटल।
देखिए इसको ध्यान समझिएगा। देखिए ग्रेडेड का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे दवा का डोज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे जो दवा का रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेड डोज। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कोई पेन किलर ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको हम लोगों ने बहुत ही लो डोज मिली, ठीक है, तो हमें मिड रिलीफ हो सकता है। अगर हम लोगों ने जो है स्ट्रॉन्गर डोज मिली, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है मॉडरेट कह सकते हो रिलीफ मिल सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो है अगर हम लोग उसको काफ़ी हाई डोज में ले रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे फुल पेन रिलीफ मिल सकता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पेन किलर है, ठीक है, तो पेन किलर की जो हमारी डोज है वो जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे डोज इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। और एक हमारा होता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग दवा बढ़ा रहे तो रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसा होता है कि या तो रिस्पॉन्स आएगा या तो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई हमारी एक टैबलेट है, ठीक है, और मान लीजिए उसका हम लोग यहाँ पे 10 mg ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर 10 mg लेने से आप लोग को जो भी जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने ली है, ठीक है, रिस्पॉन्स आया, तो हो सकता है कि या तो रिस्पॉन्स आए, ठीक है, और या तो नो रिस्पॉन्स। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 10 mg लेने से थोड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है और जो है कह सकते हो 20 mg लेने से ज़्यादा आ रहा है। देखो 10 mg पे ही यहाँ पे क्या होगा, या तो फुल रिस्पॉन्स आएगा या तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इसको हम बोलते हैं क्वांटल। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई हमारी स्लीपिंग पिल है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे हमारी 5 mg में ही किसी के लिए काम करे और किसी के लिए ना करे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 5 mg में थोड़ा सा काम करेगी और थोड़ा सा नहीं करेगी। यहाँ पे 5 mg पे या तो पूरी तरीके से काम करेगी या तो नहीं करेगी। और हो सकता है कि कुछ के लिए हमारा 10 mg पे काम करे या तो ना करे। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे स्लीपिंग पिल है, तो अगर मान लीजिए 20 mg ले रहा है, ठीक है, तो वो लगभग सभी के लिए यहाँ पे काम कर सकती है। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है कि इसमें क्वांटल में क्या होता है कि एक फिक्स डोज पे, ठीक है, जो भी फिक्स डोज है 15 mg, 10 mg, 20 mg, उस पर ये या तो काम करेगी या तो नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा काम कर रही है और डोज बढ़ाने पे ज़्यादा करने लगे, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है, या तो करेगी या तो नहीं करेगी। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व है, ठीक है, तो इसका जो लॉगरिथमिक कर्व होता है वो हमारा जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व, ठीक है। एक हमारा इसका नॉर्मल ग्राफ भी बनता है जो कि हमारा हाइपरबोला बनता है, बट वो यहाँ पे इतना यूजफुल नहीं होता है, तो हम लोग इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का जो कर्व है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब इसको देखिए, इसको आप लोग सिंपली समझिए। देखिए इसमें एक्स एक्सिस पे हमारी डोज है, वाई पे हमारा रिस्पॉन्स है। देखिए इसमें इस कर्व से आप लोग क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे डोज बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे डोज मान लीजिए यहाँ पे 5 mg है, यहाँ पे 10 mg, यहाँ पे 20 mg है, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग डोज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए रिस्पॉन्स क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब 10 mg पे इतना रिस्पॉन्स, 20 mg पे इतना, ठीक है, और 30 mg पे मान लीजिए इतना। तो ये हमारा ग्रेडेड कर्व होता है, ठीक है, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा रिस्पॉन्स भी बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज नोटिस करिए कि एक लिमिट तक तो हमारा रिस्पॉन्स जो है डोज बढ़ाने पे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इतनी डोज देने पे इतना रिस्पॉन्स, इतनी डोज देने पे इतना रिस्पॉन्स, इतनी डोज देने पे इतना रिस्पॉन्स। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डोज और भी बढ़ा दी, लेकिन रिस्पॉन्स देखिए अभी भी इतना ही है। यानी कि एक टाइम के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद आप लोग डोज बढ़ाओगे तो भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं बढ़ता है। तो अब देखिए ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि देखिए होता क्या है भाई, कोई भी दवा का जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग रिसेप्टर के थ्योरी से बात करें तो जैसे भाई दवा अपना काम कब करती है, जब वो जो है अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोगों ने जो है, मान लीजिए आप लोगों ने 10 mg किसी टैबलेट की दी, ठीक है। तो जस्ट समझने के लिए आप लोग समझे, ठीक है, 10 mg दी और उसमें मान लीजिए टैबलेट के हमारे जो है ड्रग के हमारे मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो ये 2 आके 2 रिसेप्टर पे बाइंड हुए, ठीक है। तो जब 2 रिसेप्टर पे बाइंड हो गए तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब मान लीजिए इसकी आप लोगों ने 50 mg दे दी। अब 50 mg में मान लीजिए हमारे जो है 6 रिसेप्टर, 6 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो अब 2 की बजाय 6 आके बाइंड हो गए, ठीक है। तो थोड़ा और रिस्पॉन्स मिला। और जैसे ही मान लीजिए आप लोगों ने इसकी जो है 60 mg दी, ठीक है, तो 60 mg पे मान लीजिए इसके 7 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 ड्रग मॉलिक्यूल थे, 7 के सातों रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गए, ठीक है। तो जब 7 के सातों रिसेप्टर पे बाइंड हो गए तो भाई अब यहाँ पे मान लीजिए आप लोग जो है 70 mg भी दे दो, ठीक है। तो ड्रग के मॉलिक्यूल हम मान ले रहे हैं कि 8 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या अब ये 8वां जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है ड्रग का, क्या ये किसी रिसेप्टर पे बाइंड होगा? भाई ये इसके लिए तो रिसेप्टर ही नहीं बचा है, सारे जितने रिसेप्टर थे वो तो ऑक्यूपाई हो गए, वो तो यहाँ पे ड्रग से बाइंड हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा दवा आप लोगों ने दी है ना, ये इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगी, यानी कि इससे हमें कोई एक्स्ट्रा
नो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, क्योंकि देखिए भाई हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स कब तक मिल सकता है, जब सारे रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए, ठीक है। जितने कम पे बाइंड होंगे उतना कम होगा, जितने ज़्यादा रिसेप्टर यानी जितने रिसेप्टर हैं जितने ज़्यादा रिसेप्टर पे दवा बाइंड होगी उतना ज़्यादा होगा, और अगर जितने रिसेप्टर हैं पूरे पे बाइंड होगी तो हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यानी कि एक दवा जो अपना मैक्सिमम इफेक्ट दे सकती है वो हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद आप लोग पता चले डोज बढ़ाते जा रहे हो तो उससे कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बल्कि उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें यहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, या फिर एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे, मतलब कह सकते हो हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा दवा होगी ये इस रिसेप्टर पे तो बाइंड नहीं होगी, लेकिन हो सकता है ये कहीं और बॉडी में जाके हमारा जो है कुछ एक्स्ट्रा हार्मफुल एक्टिविटी शो करे। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ होता है कि इसमें अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहें तो इसमें देखिए इसमें हमारे 3 फेस होते हैं। पहला होता है फेस 1। तो देखिए फेस 1 क्या होता है, फेस 1 में द डोज इज टू लो टू कॉज एनी रिस्पॉन्स, यानी कि देखिए फेस 1 यहाँ पे हमारा इतने पे आ रहा है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप लोगों ने डोज दी, लेकिन थोड़ी डोज, इतनी डोज देने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने डोज को यहाँ से यहाँ बढ़ाया तो हमारा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फेस 2 देखिए, फेस 2 हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें देखिए फेस 2 में क्या हो रहा है, हम लोग डोज को इंक्रीज कर रहे हैं और डिजायर्ड इफेक्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता जा रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स भी हमारा बढ़ रहा है। और फेज 3 देखिए, फेज 3 यानी यहां से बात, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब यहां पे फर्दर इंक्रीज इन डोज डज नॉट इंक्रीज बेनिफिशियल इफेक्ट, यानी कि अब यहां पे डोज बढ़ाने पे भी हमें रिस्पॉन्स जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। अब यहां पे देखिए एक टर्म होता है EC50। तो देखिए EC50 क्या होता है, EC50 स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव कंसेंट्रेशन 50%, इट इज द डोज दैट प्रोड्यूसेस 50% ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज समझिए कि भाई ये जो हमारा कर्व हमें दिख रहा है इसका मैक्सिमम रिस्पांस कितना जा रहा है, इतना जा रहा है ना, यही तो है हमारा मैक्सिमम भाई। इसके बाद हम लोग डोज बढ़ा रहे हैं तब भी रिस्पांस इतना ही है, तो ये है इसका मैक्सिमम रिस्पांस। अब इस मैक्सिमम का जो 50% होता है, यानी कि देखिए इस कर्व में जो इसका हाफ जो रिस्पांस होगा इसी को हम लोग बोलते हैं EC50, यानी EC50 हमारी वो डोज होती है, यानी कि वो डोज जिस पे हमारी जो दवा है वो अपने मैक्सिमम का 50% रिस्पांस शो करने लगे, उस डोज को हम लोग बोलते हैं EC50, ठीक है। और ये डोज देखिए हमारी इतनी होती है, ठीक है, यानी इतनी डोज हमारी इस पर्टिकुलर केस में 50% रिस्पांस देगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं EC50, यानी कि देखिए इट इज द डोज दैट प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमम रिस्पांस। तो देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक्स थे, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो अब देखिए थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है। देखिए जो हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स है, तो अगर हम लोग इसको क्वांटिटेटिव टर्म में देखें तो ये हमारा एक मेजर होता है सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ ड्रग, यानी कि देखिए थेरापेटिक इंडेक्स में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि हम लोग मेजर करते हैं कि जो ड्रग है वो हमारी कितनी सेफ है। अभी कैसे होता है वो आप लोग समझेगा, बट अभी आप लोग इतना समझिए कि हमारा ड्रग की सेफ्टी का मेजरमेंट होता है। बाकी देखिए इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डोज ऑफ अ ड्रग दैट कॉजेज टॉक्सिसिटी टू द डोज दैट प्रोड्यूसेज अ थेरापेटिक इफेक्ट। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें ना तो थेरापेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है TD50 अपॉन ED50। अब TD50 क्या होती है, TD50 हमारी वो डोज होती है जो कि टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती है 50% पॉपुलेशन में, और ED50 हमारी वो डोज होती है जो कि इफेक्टिव जो कह सकते हो हमारा जो भी डिजायर्ड इफेक्ट होता है उसको कॉज करती है 50% पीपल में। देखिए इसको आप लोग समझिए ध्यान से। देखिए TD50 का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोगों में आपने एक दवा दी और उस दवा का कितना 100 mg दिया, ठीक है। तो 100 mg देने पे क्या हुआ कि 100 में से कम से कम यहाँ पे 50 लोग यहाँ पे ठीक हो गए इस 100 mg दवा को देने पे। 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर 50 लोग यहाँ पे आपकी 100 mg दवा, यानी कि किसी दवा का 100 mg देने पे जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो ठीक हो जा रही है तो उस दवा की डोज को हम लोग बोलेंगे ED50, यानी ED50 हमारी वो डोज होती है किसी दवा की जिस डोज पे हमारा जो 50% पॉपुलेशन है वो यहाँ पे ठीक हो जाती है जिस भी चीज़ के लिए हम लोग दे रहे हैं। और TD50 क्या होती है, देखिए TD50 हमारी वो डोज होती है जिसको अगर आप लोगों ने दिया तो 100 में से कम 50 लोगों को यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग समझिए, मान लीजिए अब यही 100 लोग हैं और यही दवा है, लेकिन अब इसकी 100 mg की बजाय आप लोगों ने इसकी दे दी 500 mg, तो क्या हुआ, इन 100 में से कम 50 लोगों ने अगर टॉक्सिक इफेक्ट को फेस किया तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं TD50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरापेटिक इंडेक्स हमारा इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, यानी कि हमारी दवा की वो डोज जो कि कम से कम 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करे, और डिवाइडेड बाय दवा की वो डोज, ठीक है, जो कि कम से कम 50 लोगों को यहाँ पे ठीक कर दे। तो इस डोज को हम लोग बोलते हैं TD50, मतलब जो है हमारा इस डोज के रेशियो को हम लोग बोलते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। बाकी देखिए ये कहीं आप लोगों को जो है
LD50/ED50 के नाम से भी देखने को मिलता होगा। जैसे LD50 हमारा होता है लीथल डोज। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे LD50 का मतलब होता है कि हमारी दवा की वो डोज जो कम से कम 50% पॉपुलेशन को किल कर दे। अब देखिए ये जो LD50 है ना, ये हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस में नहीं कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनिमल्स में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए कोई 100 एनिमल्स हैं, ठीक है, और इन 100 एनिमल्स को आप लोगों ने जो है कोई दवा की डोज दी जिसपे कम से कम 50 एनिमल्स अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जा रहे हैं, तो उस दवा को हम लोग बोलते हैं लीथल डोज, ठीक है। तो ये LD50 भी हो सकता है यहाँ पे और TD50 भी हो सकता है। TD50 हम लोग ह्यूमन केस में बात करेंगे और LD50 हम लोग एनिमल केस में बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए TD50 मतलब द डोज एट विच 50% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस टॉक्सिक इफेक्ट, और ED50 मतलब कि हमारा इफेक्टिव डोज यानी कि द डोज एट विच 50% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस द डिजायर्ड इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा कि थेरापेटिक इंडेक्स हमारा किसी भी ड्रग की सेफ्टी का मेजर होता है। तो सेफ्टी का मेजर देखिए कैसे होता है भाई, देखिए अगर हमारा कोई दवा है, ठीक है, और उसका थेरापेटिक इंडेक्स हाई है, तो इसका मतलब वो दवा हमारी ज़्यादा सेफ है, ठीक है। तो देखिए दीज ड्रग्स हैव अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द थेरापेटिक एंड टॉक्सिक डोज मेकिंग देम सेफर। अब इसको भी आप लोग यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, कि मान लीजिए एक हमारी दवा है कोई, ठीक है, अब इसकी जो TD50 है यानी कि इसकी वो डोज जिसपे 50% पॉपुलेशन को टॉक्सिक इफेक्ट फील हो सकता है, वो है हमारी 1000 mg, और इसकी वो डोज जिसपे हमारा कम से कम 50% लोगों को जो है इफेक्टिव जो है मतलब जो भी डिजायर्ड इफेक्ट है वो फील हो जाता है, तो वो है हमारी 100 mg, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर हम लोग यहाँ पे थेरापेटिक इंडेक्स निकालना चाहें तो TD50/ED50 तो कितना हो जाएगा 100/1000/100, यानी कि हमारा आ जाएगा 10, यानी कि हमारा थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो है दूसरे केस में, तो मान लीजिए एक हमारी दवा एक और दूसरी दवा है जिसका जो TD50 है वो है हमारा 200 mg, यानी कि इस दवा की 200 mg देने पे हमारा 50% लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट फेस हो सकता है, और इस दवा की जो इफेक्टिव डोज है वो है हमारी यहाँ पे 100 mg। तो यानी कि इस दवा को देने पे क्या हो सकता है कि हमारा जो है कह सकते हो जो है 50% लोगों को इफेक्टिव मतलब कि जो भी डिजायर्ड इफेक्ट है वो फील हो जाता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका थेरापेटिक इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहें तो कितना आ जाएगा 200/100, यानी कि 2। अब यहाँ पे देखिए ज्यादा थेरापेटिक इंडेक्स किसका आ रहा है, इसका, है ना, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो ये दवा है ये हमारी ज्यादा सेफ होगी। अब इसको आप लोग बिल्कुल फील करके समझ सकते हो। एक बात बताइए, इसकी जो इफेक्टिव डोज है वो कितनी है 100 mg। 100 mg मान लीजिए कि हम लोगों ने एक टैबलेट इसकी दी तो हमारा यहाँ पे इफेक्ट आ गया। अब अगर मान लीजिए कि हमें जो है इसका अगर हमें टॉक्सिक इफेक्ट चाहिए तो हमें इसकी 10 टैबलेट देनी पड़ेंगी, ठीक है, यानी कि जब इसकी 10 टैबलेट आप लोग दोगे तब जाके टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। और वहीं अगर हम लोग दूसरे वाले केस की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टैबलेट मान लीजिए अगर 100 mg की है तो एक दिया आप लोगों ने तब तो रिस्पॉन्स मिल गया, लेकिन अगर गलती से यहाँ पे 2 टैबलेट आप लोगों ने दे दी तो 2 टैबलेट कितना हो जाएगा 100 × 2 यानी कि 200 mg। तो 2 टैबलेट अगर गलती से भी यहाँ पे किसी ने दे दी तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत हमारा टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। तो भाई ये दवा हमारी ज्यादा सेफ है कि ये ज्यादा सेफ है भाई। यहाँ पे अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि गलती से जो है पेशेंट वगैरह 2 गोली भी खा सकते हैं, या फिर हो सकता है एक गोली दी और दूसरा भी उन्होंने बहुत जल्दी खा ली। तो यहाँ पे देखिए अगर इन्होंने 2 गोली बहुत जल्दी जल्दी खा ली तो यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए एक की बजाय 2 खा भी ली तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भाई कम से कम 10 गोली खानी पड़ेगी तब जाके टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे 2 गोली खाने पे ही टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। तो इसका थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, हमारा कम है, और इसका थेरापेटिक इंडेक्स हमारा क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह से जो ये ड्रग है ये हमारी ज्यादा सेफ है। तो इसमें देखिए वही चीज लिखी हुई है कि जिस ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स हमारा ज्यादा होता है वो ड्रग हमारी ज्यादा सेफ होती है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हमारा पेनिसिलिन, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो लो थेरापेटिक इंडेक्स है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इसमें हमारा यहाँ पे जो है ड्रग सेफ नहीं होती है, और इसमें हमें केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। यानी कि अगर हम लोगों ने एक डोज दी है, ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि दूसरी डोज हम लोग यहाँ पे काफी टाइम बाद दें, या फिर जब भी रिक्वायर्ड टाइम उसके बाद ही दें, है ना। पता चले एक डोज आप लोगों ने सुबह दी और एक डोज आप लोगों ने शाम को दे दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा जो है टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है दवा देते वक्त। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए एक यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए एक टैबलेट है हमारी, ठीक है, और इसकी जो हमारी TD50 है वो है हमारी यहाँ पे मान लीजिए 500 mg, ठीक है, और जो हमारा LD50 जो हमारा ED50 है, ठीक है, तो ED50 है हमारा यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 50 mg, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए दूसरी दवा है, ठीक है। अब इसका जो TD50 है, ठीक है, ये है हमारा 100 mg, ठीक है, लेकिन इसका जो ED50 है, ठीक है, तो ED50 है इसका मान लीजिए हमारा 10 mg। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से कौन सी दवा ज़्यादा सेफ होगी
आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए मुझे कि इन दोनों में से कौन सी दवा ज़्यादा सेफ होगी, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे थेरापेटिक इंडेक्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में। तो देखिए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग की बात करें तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है भाई। देखिए जब भी आप लोग कभी डॉक्टर वगैरह के पास जाते हो, ठीक है, तो कोई भी आप लोग को बीमारी हो, कोई भी डिजीज हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि ज़्यादातर आप लोग को जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देते हैं, यानी कि कम से कम 2-4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। ऐसा तो बहुत कम होता है कि आप लोग को कोई एक ही दवा देके वो लोग छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे 2-4 दवाओं का कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है, तो कैसा उनका इफेक्ट आता है, उन्हीं चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड इफेक्ट का मतलब देखिए, इफ 2 और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली दे कैन आइदर शो सिनर्गिज्म और एंटागोनिज्म। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिंपली बात करें ना, तो जब भी हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 और मोर दवा को हम लोग साथ में देते हैं, तो इसके 2 टाइप के रिस्पॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। एक हमारा हो सकता है सिनर्गिज्म, ठीक है, सिनर्गिज्म, और एक हमारा होता है एंटागोनिज्म। तो देखिए सिनर्गिज्म में क्या होगा कि सिनर्गिज्म में हम लोग यहाँ पे जब 2 दवा को साथ में देंगे, ठीक है, तो उनका रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें जो है फायदेमंद या फिर जो है कह सकते हो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एंटागोनिज्म में क्या होगा, एंटागोनिज्म में अगर हम लोग 2 दवा साथ में देंगे, ठीक है, तो 2 में से किसी एक दवा या फिर दोनों का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो अब इनके भी फर्दर सब टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिनर्गिज्म के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इट इज द फिनोमिना इन विच वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और रेस्ड बाय अदर ड्रग। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपली जब भी हम लोग 2 दवा देते हैं तो एक दवा का यहाँ पे एक्शन या फिर दूसरे का एक्शन जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये भी हमारा 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब एक हो गया एडिटिव, एक हो गया सुप्रा एडिटिव। देखिए एडिटिव का सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई 2 दवा दी जो कि सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसका, ठीक है, जो सेम ही जो है कह सकते हो काम आती है सेम डिजीज को ट्रीट करने में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब इन दोनों को साथ में देते हैं तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पे जुड़ जाता है, समअप हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने 2 दवा को साथ में दी तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ A प्लस इफेक्ट ऑफ बी, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब इसमें बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों को अलग अलग देने पे जितना आ रहा था दोनों को साथ में देने पे दोनों जुड़ जाएंगे। और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे पेन रिलीफ में अगर हम लोग यहाँ पे एस्पिरिन और पैरासीटामोल को साथ में दें तो हमें यहाँ पे सम अप इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें सुप्रा एडिटिव के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हमारा और ज़्यादा ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अगर हम लोग बात करें उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के बारे में। यानी मान लीजिए कि कोई ए दवा थी, ठीक है, वो इंडिविजुअली जो है, मान लीजिए इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई ए दवा थी, ठीक है, वो इंडिविजुअली 5 यूनिट का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और बी है मान लीजिए कि वो 10 का कर रही है, ठीक है। तो इंडिविजुअली तो ये 5 और 10 कर रही है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इनको साथ में दिया, ठीक है, तो ये 5 और 10 मिलकर कितना 15 करना चाहिए था, लेकिन 15 की बजाय इन्होंने क्या किया, 15 की बजाय इन्होंने 30 कर दिया या फिर 40 कर दिया, 50 कर दिया, ठीक है। यानी कि साथ में देने पे क्या हुआ, दोनों का रिस्पॉन्स यहाँ पे बढ़ गया। तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बहुत सारे, जैसे टीबी में भी हमारे बहुत सारे 4 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। तो वो चारों क्या होते हैं कि आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम लोग बात करें तो हमारा देखिए सल्फोमेथाक्साजोल और ट्राईमेथोप्रिम, ये हमारे 2 ऐसे एंटीबायोटिक हैं, जब इनको साथ में देते हैं तो इनका इफेक्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सिनर्गिज्म। और नेक्स्ट हमारा जाता है एंटागोनिज्म। तो देखिए एंटागोनिज्म क्या होता है, देखिए एंटागोनिज्म का मतलब है कि यहाँ पे जो एक दवा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दवा को देने पे जो दूसरी दवा है उसका इफेक्ट या तो कम हो जाता है या तो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि ऐसी दवा हम लोग क्यों ही देंगे कि एक दूसरे की दवा एक दूसरे के एक्शन को कम करें। तो यहाँ पे देखिए इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज हम लोग बेसिकली यहाँ पे पॉइजन के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो पॉइजन कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, जानबूझ कर या फिर गलती से, तो वहाँ पे पॉइजन को ट्रीट करने के लिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ऐसी ही दवाएं देते हैं जो कि यहाँ पे एंटागोनिज्म इफेक्ट शो करती हैं। तो यहाँ पे ये दवाएं क्या करती हैं भाई, ये दवाएं पॉइजन के इफेक्ट को यहाँ पे ख़त्म करने का काम करती हैं, ठीक है। तो एंटागोनिज्म यहाँ पे हमारा बहुत ही यूजफुल होता है ऐसी दवा, ऐसी मतलब पॉइजन वगैरह के ट्रीटमेंट में। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए अभी जो एंटागोनिज्म है ये भी हमारा फर्दर 5 सब टाइप का हो जाता है। तो इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला टाइप आ जाता है हमारे यहाँ पे केमिकल एंटागोनिज्म। तो देखिए केमिकल एंटागोनिज्म की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारी कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं। जैसे कि देखिए इसमें वन ड्रग इंटरेक्ट्स केमिकली विथ अनदर ड्रग टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। यानी कि देखिए इसमें हम लोग बात करें तो जो हमारा प्रोटामाइन सल्फेट है वो हमारा न्यूट्रलाइज कर देता है एंटी कोगुलेंट इफेक्ट ऑफ हेपेरिन। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए कि जो हमारा हेपेरिन है, ठीक है,
तो हेपरिन हमारा एक टाइप का होता है एंटी कोगुलेंट एजेंट, ठीक है, एंटी कोगुलेंट। अब देखिए एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या है भाई, कोगुलेंट मतलब कि कोगुलेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए जो हेपैरिन है ये एंटी यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। अब ब्लड क्लॉटिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको होने से रोकना क्यों है? देखिए कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर होने लगती है, ठीक है। और जब हमारी बॉडी के अंदर होती है तो जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अंदर हमारा ब्लड क्लॉट बन गया तो हमारा ब्लड फ्लो जो है रुकने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई, हमारे ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई रुकने लगती है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये जो अननेसेसरी क्लॉट होते हैं ना, तो इनको रोकने के लिए, इनको काटने के लिए हम लोग यहाँ पे हेपैरिन को देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारी बॉडी में जो है हेपैरिन है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी में जो है कह सकते हो क्लॉट बनने ही नहीं दे रहा है, यहाँ जरूरी है वहाँ भी नहीं बनने दे रहा है, तो उस टाइम हमें इस हेपैरिन को भी रोकना है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम हम लोग अपना प्रोटामाइन सल्फेट दे देते हैं। अभी जो हेपैरिन है इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और जो प्रोटामाइन सल्फेट है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना के इसको क्या करता है, इसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो इसके एक्शन को यहाँ पे रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे केमिकल एंटागोनिज्म शो होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जाता है फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिज्म। तो इसमें देखिए क्या होता है भाई, फार्माकोकाइनेटिक का सिंपल सा मतलब है एडीएमई से, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो हमारी एक ड्रग है वो दूसरी दवा के एडीएमई से छेड़छाड़ करती है, यानी कि वो दूसरी दवा के या तो एब्जॉर्प्शन या तो डिस्ट्रीब्यूशन या तो मेटाबॉलिज्म या तो एक्सक्रीशन को जो है डिस्टर्ब कर देगी। और भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए इसको सिंपली समझिए कि भाई कोई दवा है, ठीक है, अगर वो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होगी, ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या होगा भाई, जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी अच्छे से, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी नहीं, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे अच्छे से शो नहीं होगा। अब मान लीजिए एब्जॉर्ब हो भी गई है लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से नहीं हो पा रही है, अपने साइड ऑफ एक्शन पे जा ही नहीं पा रही है, तो भी उसका एक्शन क्या होगा, तब भी उसका एक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। और मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रही है, यानी वो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी मेटाबॉलिज्म होकर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, तो भी यहाँ पे उसका एक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म भी चलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट बहुत जल्दी हो जा रही है, बहुत ही फास्ट, ठीक है, तो भी क्या होगा भाई, कुल मिला के इन चारों में से अगर किसी में भी छेड़छाड़ होती है तो भी हमारी जो दवा का इफेक्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि उसका जो है एंटागोनिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी वही बात है कि एक हमारी दवा होती है रिफैम्पिसिन, ठीक है। तो रिफैम्पिसिन क्या होती है कि ये हमारी जो है कह सकते हो हमारे लिवर एंजाइम को इंड्यूस करती है, ठीक है, यानी कि लिवर एंजाइम्स को यहाँ पे जो है उनके एक्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एक ड्रग होती है वारफरिन, तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। यानी सिंपल समझिए कि हमारा एक ड्रग है वारफरिन, ठीक है। तो मान लीजिए वारफरिन हमारी बॉडी में जो है कुछ हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है रिफाम्पिसिन को दे देंगे, ठीक है। अब ये रिफाम्पिसिन क्या करेगा, हमारी बॉडी में वारफरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, ठीक है। और जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी से जल्दी से बाहर निकल जाएगी, तो हमें इसका एक्शन भी यहाँ पे हमारी बॉडी में रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जो है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। अब देखिए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो दो ड्रग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो है डिफरेंट रिसेप्टर या फिर पाथवे पे एक्ट करके अपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे एक दवा दूसरी दवा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, बल्कि उल्टा इफेक्ट शो करेगी। यानी कि देखिए मान लीजिए एक दवा है, ठीक है, वन ड्रग है, ठीक है, तो वो जिस चीज़ को बढ़ा रही है, ये दूसरी वाली जो दवा है ये उसी चीज़ को यहाँ पे रिड्यूस कर देगी, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। भाई देखिए एक चीज़ है किसी चीज़ को बढ़ा रही है, दूसरी उसी को कम कर रही है, तो ओवरऑल इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग बात करें तो जो हमारा एड्रेनालिन होता है, ठीक है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, लेकिन वहीं पे जो हमारा हिस्टामिन है ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो अगर ये दोनों दवा हम लोग साथ में देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर पे कोई भी खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। या फिर सिंपली समझिए कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम लोग हिस्टामिन दे देंगे जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को घटा देगा। या फिर मान लीजिए हिस्टामिन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा काफ़ी लो है, तो हम लोग यहाँ पे एड्रेनालिन दे सकते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये दवा जो है अपोजिट एक्शन शो करती हैं। ना नेक्स्ट हमारा रहता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। देखिए कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि देखिए मान लीजिए कि एक हमारा जो है रिसेप्टर है, ठीक है, और इसी रिसेप्टर पे मान लीजिए हमारी एक दवा ये है, ठीक है, और एक दवा ये है, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे इसी रिसेप्टर पे बाइंड होंगी, ठीक है, मतलब ये दोनों को सेम ही रिसेप्टर पे एक्ट करना है। तो मान लीजिए ये वाली हमारी वो दवा है, ठीक है, जो कि हमारा कह सकते हो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक्शन अच्छा नहीं कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका एक एंटागोनिस्ट जो अपनी बॉडी में दे देंगे, ठीक है, जो कि हमारा ये वाली दवा होगी। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे इसकी बजाय खुद जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस रिसेप्टर पे बाइंड तो होगी, लेकिन ये इस रिसेप्टर पे बाइंड होगी, रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगी बल्कि इसको ब्लॉक कर देगी। तो जब ये ब्लॉक कर देगी तो ये दवा इस पर बाइंड नहीं हो पाएगी और यहाँ पे हमें एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए नैक्सोलॉन कम्पीट्स विथ ओपॉइड्स एट ओपॉइड रिसेप्टर टू रिवर्स ओवरडोज इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है भाई, कभी कभी जैसे एक हमारे ओपॉइड्स होते हैं मॉर्फिन वगैरह, ठीक है, तो मॉर्फिन की मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में ओवरडोज हो जा रही है तो हम लोग यहाँ पे नैक्सोलॉन को दे देंगे, तो ये नैक्सोलॉन क्या होगा, इस मॉर्फिन को हटा के खुद यहाँ पे ओपॉइड रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव। तो देखिए अब नॉन कॉम्पिटिटिव में भी यही होगा कि हमारा बाइंडिंग होगी, लेकिन देखिए बाइंडिंग हमारे रिसेप्टर के मेन साइड पे नहीं होगी, ठीक है, बल्कि यहाँ पे जो रिसेप्टर का एलोस्टेरिक साइड है, ठीक है, वहाँ पे बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो रिसेप्टर पे कोई दूसरी साइड होगी, वहाँ पे बाइंडिंग होगी, जिससे क्या होगा, रिसेप्टर का शेप ही चेंज हो जाएगा। तो रिसेप्टर का जब स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि देखिए द एंटागोनिस्ट बाइंड टू डिफरेंट साइट ऑन रिसेप्टर और अल्टर्स द रिसेप्टर स्ट्रक्चर मेकिंग इट नॉन रिस्पॉन्सिव। तो जब इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है, जब रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो हमें जो भी इफेक्ट था वो हमारा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कीटामीन ब्लॉक्स एनएमडीए रिसेप्टर्स प्रिवेंटिंग द एक्शन ऑफ ग्लूटामेट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्लूटामेट है ये हमारा एनएमडीए रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। तो अगर मान लीजिए हमें ग्लूटामेट का एक्शन नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कीटामीन को दे देंगे। अब ये कीटामीन क्या होगा, एनएमडीए यानी ग्लूटामेट को हटा के बाइंड नहीं होगा, बल्कि एनएमडीए की एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से एनएमडीए का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में, जैसे कि हमारा जाता है एफिकेसी। अब एफिकेसी देखिए क्या होता है, एफिकेसी सिंपल सी बात है, जो हमारा मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट है, यानी कि कोई भी जो हमारी दवा है, ठीक है, वो मैक्सिमम अपना कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स शो कर सकती है, वही हो जाती है उसकी एफिकेसी। बाकी देखिए इट इंडिकेट्स हाउ वेल अ ड्रग एक्टिवेट्स इट्स टारगेट रिसेप्टर्स और बायोलॉजिकल पाथवे टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि देखिए भाई अगर कोई दवा है वो हमारी रिसेप्टर से बाइंड हो गई या फिर एंजाइम वगैरह से बाइंड हो गई, कैसे भी अपना एक्शन शो कर रही है, तो वो कितनी अच्छे से अपना काम कर पा रही है, वही हो जाती है उसकी एफिकेसी। बाकी देखिए अ ड्रग विथ हाई एफिकेसी प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इवन एट लो और मॉडरेट डोजेज। अब भाई देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई दवा है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा एफिकेशियस है, ठीक है, तो वो बहुत ही कम डोज में भी अपना रिस्पॉन्स शो कर देगी। और अगर देखिए इन डोज रिस्पॉन्स कर्व एफिकेसी इज रिप्रेजेंटेड बाय मैक्सिमम हाइट ऑफ द कर्व। यानी कि देखिए जो हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व था ना, तो इसमें जो हमारा कर्व है उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, तो वही हमारी उसकी एफिकेसी शो करती है। यानी अगर हम लोग मान लिए सिंपली ए और बी में बात करें कि ए और बी में एफिकेसियस कौन सी ज़्यादा है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसीलिए ए वाली हमारी ज़्यादा एफिकेसी शो करती है, ठीक है। तो इन द अबव ग्राफ ए इज मोर एफिकेसियस देन बी एज कर्व ऑफ ए हैज मोर हाइट कंपेयर टू कर्व ऑफ बी। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है टर्म पोटेंसी। अब देखिए एफिकेसी का मतलब था कि कोई दवा अपना कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर रही है, ठीक है। और पोटेंसी क्या होता है, पोटेंसी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए जो है रिक्वायर्ड इफेक्ट शो करने के लिए। मान लीजिए कि कोई आप लोग को मान लीजिए फीवर है, ठीक है, या फिर पेन हो रहा है, तो उस पेन को रिलीफ करने के लिए कितना डोज किसी ड्रग का चाहिए, वो हो जाती है उसकी पोटेंसी। यानी कि मान लीजिए ए ड्रग है या बी ड्रग है, ठीक है। अब ए ड्रग की मान लीजिए कि आप लोग को पेन रिलीफ करने के लिए हम लोग को मान लेते हैं कि 500 mg लेनी पड़ रही है, और वहीं पे बी ड्रग की मान लीजिए सिर्फ जो है 50 mg लेनी पड़ रही है। तो अब ए और बी में पोटेंट कौन सी ज़्यादा है, भाई बी वाली हमारी ज़्यादा पोटेंट होगी, क्योंकि इसकी बहुत कम डोज में ही हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल जा रहा है, जबकि इसकी बहुत ज़्यादा डोज लग रही है। तो जो जितना कम डोज में अपना रिस्पॉन्स दे देती है वो ड्रग हमारी उतनी ज़्यादा पोटेंट होती है। तो देखिए इट इज डिटरमाइंड बाय द डोज नीडेड टू अचीव 50% ऑफ द ड्रग्स मैक्सिमम इफेक्ट। यानी कि देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा EC50 होता है, हम लोगों ने देखा था, तो EC50 को अचीव करने के लिए कितनी डोज हमारी चाहिए होती है, वही हो जाती है हमारे यहाँ पे किसी भी ड्रग की पोटेंसी। बाकी देखिए अ ड्रग विथ हाई पोटेंसी प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट एट अ लोअर डोज। यानी कि इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई ड्रग हमारी ज़्यादा पोटेंट है तो कम डोज में भी बहुत जल्दी अपना रिस्पॉन्स शो कर देगी। जैसे कि मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, तो बी वाली ज़्यादा पोटेंट है इसलिए 50 mg में ही अपना काम कर देगी, और ए वाली लेस पोटेंट है इसलिए हमें इसकी 500 mg लेनी पड़ेगी। अब देखिए एक चीज़ समझिए कि रिस्पॉन्स दोनों का आएगा, ऐसा नहीं रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन बस इसका रिस्पॉन्स बहुत ही कम डोज में आ जाएगा, इसका ज़्यादा में आएगा। बाकी देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें डोज रिस्पॉन्स कर्व में, तो देखिए पोटेंसी इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द कर्व अलोंग द एक्स एक्सिस। अ मोर लेफ्टवर्ड कर्व मीन्स हायर पोटेंसी। अब देखिए पोटेंसी का सिंपल सा मतलब है कि जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है, ठीक है, उसमें जो हमारा कर्व है वो कितना लेफ्टवर्ड है। लेफ्टवर्ड मतलब कि देखिए लेफ्ट मतलब कि इस साइड, ठीक है, एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ कितना लेफ्टवर्ड है वो ज़्यादा पोटेंट हो। जैसे ए और बी में बात करें तो भाई देखिए ए और बी में EC50, अगर EC50 से भी आप लोग देखना चाहो तो EC50 किसका कम है, जिसका EC50 कम होगा वो ज़्यादा पोटेंट होगी। तो भाई देखिए ये हमारा ए है, ए का EC50 कितना है, इतना आ रहा है, जबकि बी का कितना, इतना आ रहा है। तो भाई
ए वाली ज़्यादा पोटेंट होगी। बाकी अगर लेफ्ट वर्ड से समझे तो जो जितना लेफ्ट साइड है, यानी कि देखिए लेफ्ट साइड कौन सा, ये वाला कर्व ज़्यादा लेफ्ट साइड है, ये वाला राइट साइड है, तो लेफ्ट वाला जो है ज़्यादा पोटेंट होगा। यानी अगर हम लोग अगर एबोग्राफ में देखें तो ए हमारी ज़्यादा पोटेंट है, क्योंकि इसका जो कर्व है वो ज़्यादा लेफ्ट वर्ड है, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। अब देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं भाई। देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हमारी वही हो जाती है कि जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि कोई जो आप लोग जो है मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, तो मेडिसिन का जो देखिए मेडिसिन का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है, तो ये जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ये हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक हमारा हो सकता है डिजायर्ड, ठीक है, यानी कि जो हमें चाहिए वो, और एक हमारा हो सकता है एडवर्स, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए था, हो सकता है हमें कुछ ऐसा रिस्पॉन्स में मिल जाए। तो देखिए एडवर्स इफेक्ट हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर हार्मफुल और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्सेज टू अ मेडिकेशन दैट अकर एट नॉर्मल डोजेज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब देखिए एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखी थी, टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट को टॉक्सिक इफेक्ट से मत कंपेयर करिए। देखिए टॉक्सिक इफेक्ट सब तभी आएगा जब हम लोग यहाँ पे डोज को हद से ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। जबकि एडवर्स इफेक्ट कब आता है, एडवर्स इफेक्ट हमारा उसी नॉर्मल डोज पे आता है। यानी मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें पैरासीटामॉल की 500 mg हमें चाहिए होती है, ठीक है, तो 500 mg पे ही अगर पैरासीटामॉल अपना इफेक्ट तो दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारा प्रॉब्लम भी कॉज कर दे रही है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। यानी एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल डोज पे ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि डोज बढ़ाने पे कोई रिस्पॉन्स कोई मतलब गलत रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो अलग चीज है, वो टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने डोज बढ़ाई है। लेकिन एडवर्स क्या होता है, एडवर्स नॉर्मल डोज पे ही आता है, ठीक है। बाकी देखिए जो एडवर्स इफेक्ट है ना, ये बहुत ही माइल्ड भी हो सकते हैं ना, कि बहुत ही नॉर्मल भी हो सकते हैं, जैसे नौजिया, थोड़ा सा जी मचलाना, है ना, रैसेज, और बहुत ही हार्मफुल भी हो सकते हैं, बहुत ही सीवियर भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी कुछ कुछ केस में हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है टाइप ए, ठीक है। तो टाइप ए हमारा जो है ऑगमेंटेड हो जाता है। तो देखिए ये हमारे बहुत ही कॉमन और प्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि ये हमारे ऐसे एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो कि मतलब हमें पता होते हैं पहले से। इसको आप लोग सिंपली बोल सकते हो साइड इफेक्ट। यानी कि देखिए साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट हमारे वो इफेक्ट होते हैं जो हमें ऑलरेडी से पता होते हैं, ठीक है। कि अगर कोई दवा ले रहे हैं, जैसे एक दवा होती है हमारे यहाँ पे, एक दवा होती है आइसोट्रेटिनॉइन, ठीक है, आइसोट्रेटिनॉइन। तो ये दवा हमारी यहाँ पे एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, ठीक है, एक्ने पिंपल्स वगैरह। तो अगर आप लोगों को बहुत ही कभी सीवियर एक्ने वगैरह हुआ है, तो डॉक्टर के पास अगर आप लोग कभी गए हो तो ये दवा उन्होंने जरूर प्रिस्क्राइब करी होगी, ठीक है। ये मतलब आप ये समझ लीजिए फाइनल मेडिसिन है। इसको लेने के बाद आपका एक्ने 100% ठीक होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्ने में तो ये बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसका एक 100% साइड इफेक्ट नोन होता ही है, जो कि हमारा यहाँ पे ड्राई, ठीक है, ड्राइनेस। यानी कि इसको लेने से क्या होता है, हमारा जो माउथ है, हमारे जो लिप्स हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और कुछ कुछ केसेज में हमारा बैक पेन वगैरह भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो आइसोट्रेटिनॉइन है ये एक्ने पे अपना काम करेगी, ये इसका डिजायर्ड इफेक्ट है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है जो कि होता है ड्राइनेस। और ये हमें पहले से पता होता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, ये हमें पता है और ये होगा भी जरूर, ठीक है। कि अगर साइड इफेक्ट है, ठीक है, तो साइड इफेक्ट होता जरूर है जनरली, मतलब साइड इफेक्ट जो है हमें पता होता है और वो जरूर से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ होती है कि ये हमारा जनरली पहले से ही हमें पता होते हैं, और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसके साथ साथ कुछ, अगर हम लोग कोई ऐसी दवा दे रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट है जो कि हमें पता है, तो हम लोग उस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए भी अलग से दवाएं देते हैं। जैसे इसमें ड्राइनेस साइड इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है कि मॉइस्चराइजर यूज करिए, ठीक है, सनस्क्रीन यूज करिए, या फिर जो है लिप बाम यूज करिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय ड्रग्स नॉन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। और यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा क्यों होता है, अच्छा देखिए साइड इफेक्ट भी इसमें आता क्यों है, क्योंकि आता इसीलिए क्योंकि ये जो दवा है ना, ये जिस पाथवे के थ्रू, जिस मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है, उसी मैकेनिज्म की वजह से साइड इफेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए आइसोट्रेटिनॉइन है, तो ये एक्ने को ट्रीट कैसे करती है, ये एक्ने को ट्रीट करती है सीबम प्रोडक्शन को डिक्रीज करके, ठीक है। यानी हमारा जो फेस है वहाँ पे सीबम प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ऑयल वगैरह बहुत ही कम हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी में नेचुरल ऑयल कम हो जाएगा हमारे फेस में, तो हमारा फेस ड्राई हो जाएगा। तो देखिए काम तो ये एक्ने को ट्रीट करने के लिए कर रही है, लेकिन इसका जो नेचुरल काम है, ठीक है, तो उसी काम की वजह से साइड इफेक्ट भी आ रहा है, यानी कि हमारा ड्राइनेस भी आ रही है ना। तो ये जो फिजियोलॉजी यानी जो अपना काम करती है ड्रग, उसी की वजह से साइड इफेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ब्लीडिंग फ्रॉम वारफरिन हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया फ्रॉम इंसुलिन। देखिए इसको आप लोग समझिए, जैसे जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है भाई, इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर
लेवल को डिक्रीज करता है। भाई जिनको शुगर हो जाता है तो उनमें जनरली क्या होता है, कुछ कुछ में इंसुलिन कम हो जाता है, कुछ कुछ का मतलब कुल मिला के इंसुलिन की वजह से ही शुगर जो है देखने को मिलता है। अब इंसुलिन जिनकी बॉडी में अच्छे से काम करता है उनको शुगर नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। लेकिन मान लीजिए जिनको यहाँ पे शुगर हो रखा है, ठीक है, जिनको यहाँ पे डायबिटीज हो रखा है, ठीक है, तो डायबिटीज जिनको हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लोग जनरली इंसुलिन देते हैं, ठीक है, टाइप 1 वाले को, ठीक है। तो इंसुलिन अगर हम लोग देते हैं तो इंसुलिन की वजह से क्या होता है भाई, इंसुलिन यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई देखिए ये तो अपना काम ही कर रहा है ना, ब्लड शुगर लेवल को कम करना, लेकिन कभी कभी ये ब्लड शुगर लेवल को इतना कम कर देता है कि हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। देखिए हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हो गया डायबिटीज, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड में शुगर इतनी कम हो गई है कि फिर आपको जो है बेहोशी हो सकती है, ठीक है, आप लोग बेहोश हो सकते हो। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिए ये हमारे साइड इफेक्ट होते हैं जो कि ड्रग के काम करने की वजह से ही होते हैं। ना टाइप बी हमारा हो जाता है बिजायर, ठीक है। तो देखिए बिजायर का मतलब यहाँ पे बहुत ही रेयर इफेक्ट, यानी कि देखिए ये हमारे बहुत ही लेस कॉमन होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि ये हमें पता नहीं होता है, और यहाँ पे डोज से रिलेटेड भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जनरली जो है एलर्जी वगैरह या फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, उससे किसी पर्सन को एलर्जी है तो उसकी वजह से हो सकता है उसमें कोई साइड इफेक्ट आ जाए, या फिर जेनेटिक हो सकता है कि उनकी जेनेटिक्स में ही कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, जीन्स में ही कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए पेनिसिलिन है, ठीक है, तो पेनिसिलिन जनरली जो है कोई दिक्कत नहीं करती है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों में एनाफाइलैक्सिस यानी कि बहुत ही सीवियर रैशेज पूरी बॉडी में रेडनेस हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है बिजायर इफेक्ट हो जाते हैं ना। टाइप सी हमारा हो जाता है क्रॉनिक। अब देखिए क्रॉनिक का मतलब ये है कि जब भी आप लोग कोई दवा को बहुत ही लंबे टाइम तक यूज करते हो, ठीक है, तो लंबे टाइम तक यूज करने की वजह से अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो वो हमारा हो जाता है क्रॉनिक, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ही लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हो, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होता है, ये हमारी एक ऐसा नेचुरल हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर इसको बाहर से आप लोग कंटिन्यू लोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो हमारी बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका सेपरेशन हो जाए, यानी कि वो फिर हमारी बॉडी में काम करना बंद कर सकती है अगर काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग लेते हो तो। अगर इनको शॉर्ट टर्म में लोगे तो ये इफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। ये इफेक्ट कब आते हैं, जब आप लोग किसी दवा को बहुत ही लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो ना। टाइप डी हमारा हो जाता है डिलेड। देखिए डिलेड का मतलब है कि ये हमारे वो इफेक्ट होते हैं जो कि हमारे जो है कुछ टाइम बाद देखने को मिलते हैं, ठीक है। भले आप लोग दवा को कंटिन्यू लेना भी बंद कर दो, यानी कि इसमें भी देखिए होता यही है कि हम लोग जब दवा को लंबे टाइम के लिए लेते हैं तभी आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दवा को छोड़ने के बाद भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे इसका सबसे एग्जाम्पल होता है कैंसर कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी ड्रग्स। देखिए इसमें आप लोग ध्यान समझिए कि कीमोथेरेपी हमारी वो एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हो सकता है इन्हीं ड्रग्स की वजह से आप लोगों को कोई दूसरे टाइप का कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक डिलेड इफेक्ट हो जाता है। और टाइप ई हमारा हो जाता है एंड ऑफ यूज। अब देखिए एंड ऑफ यूज का मतलब है कि मान लीजिए कोई दवा आप लोग बहुत लंबे टाइम तक यूज कर रहे हो और उसको फिर आप लोगों ने अचानक से यूज करना बंद कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टाइप ई, ठीक है बेटा। और ये हमारा विड्रॉल होता है, यानी कि जब अचानक से कोई दवा लेनी बंद कर दी जाती है तब ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीजर्स आफ्टर स्टॉपिंग बेंजोडाइजेपिन। तो देखिए बेंजोडाइजेपिन हमारी एक टाइप की दवा है जो कि सीजर्स यानी कि जो झटके वगैरह होते हैं, मिर्गी के दौरे होते हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। लेकिन अगर इसको मान लीजिए अचानक से कोई लेना बंद कर दे तो फिर उसको जो है झटके दोबारा से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एंड ऑफ यूज की वजह से होते हैं। और टाइप एफ देखिए, टाइप एफ में क्या होता है कि इसमें कोई दवा आप लोगों ने बहुत ही लंबे समय तक ली, ठीक है, और हो सकता है फिर वो दवा क्या हो, वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, यानी कि उसका इफेक्टिवनेस को ही खत्म कर दे, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यू टू ड्रग इंटरेक्शन और इनकरेक्ट डोजिंग। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारा जो है कोई दवा जब हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो धीरे धीरे फिर वो बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर वो काम करना ही बंद कर देती है। जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लीडिंग टू ट्रीटमेंट फेलियर। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि भाई टीबी वगैरह में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, लेकिन अगर जैसे टीबी में क्या होता है, टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसमें एंटीबायोटिक लगभग 6 से 9 महीने के लिए दी जाती हैं, और इसमें स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आप लोग को पर डे यानी एवरी डे खानी है। अब कुछ लोग क्या हो जाते हैं, लापरवाही कर देते हैं और यहाँ पे लगभग मान लीजिए मिस कर देते हैं, ठीक है, वो हर दिन नहीं खाते, कभी कभी 2-3 दिन 4 दिन का गैप दे देते हैं। अब ये जो 2-3-4 दिन का गैप देते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, टीबी का, वो क्या होता है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, और जब यहाँ पे रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है ना, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी काम नहीं करती हैं, तब उनको और एक्स्ट्रा जो है पोटेंट एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो ये सारे हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट थे जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। अब देखिए ड्रग इंटरेक्शन क्या है।
देखिए ड्रग इंटरेक्शन देखा जाए ना तो कुछ खास नहीं है, ये भी हमारा वही है कि जब भी हम लोग यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ड्रग को लेते हैं तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको हम लोगों ने कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स में ऑलरेडी देख ही लिया है, बस इसमें हमें क्या है थोड़ा सा डिटेल में देखना है फार्माकोकाइनेटिक टर्म में और फार्माकोडायनेमिक टर्म में। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक का मतलब वही है कि हम लोग जब कोई दवा ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये हमारा इफेक्ट हो रहा है किसी एक दवा, यानी कि देखिए सिंपल सी बात इसमें भी वही है कि हम लोग दो दवा को साथ में ले रहे हैं, ठीक है, और इन दो में से एक दवा जो है दूसरी दवा के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीशन से छेड़छाड़ कर रही है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में। और अगर जो हमारी दवा है वो उसके फार्माकोडायनेमिक यानी कि उसके इफेक्ट से छेड़छाड़ कर रही है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से छेड़छाड़ कर रही है, तो उसको हम लोग देखेंगे फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन में। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। देखिए फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन अकर्स व्हेन वन ड्रग अफेक्ट्स, यानी कि सिंपल सी बात है कि एक दवा हमारी दूसरी दवा के एडीएमई को अफेक्ट करती है। बाकी देखिए इसकी वजह से हमारा टॉक्सिसिटी या फिर जो है इफेक्टिवनेस यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए मान लीजिए एब्जॉर्प्शन की हम लोग बात करें तो देखिए सम ड्रग्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अनदर ड्रग। तो इसमें देखिए अच्छा देखिए ड्रग इंटरेक्शन ना किसी भी टाइप का हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं है कि कोई दवा हमारी जो है किसी दवा के इफेक्ट को कम ही करे, ज़्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है ना। इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एक दवा दूसरी दवा के इफेक्ट को कम करेगी, ज़्यादा करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, और देखिए ड्रग इंटरेक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है भाई। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप लोग दो दवा साथ में दे रहे हो, टू मेडिसिन आप लोग साथ में दे रहे हो, ठीक है, तो ये दो दवा जब आप लोग साथ में दे रहे हो तो कहीं एक दवा जो है दूसरी दवा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं करेगी, तो वो चीज़ हमें पता होना बहुत जरूरी है। और ये पता होना कब जरूरी है भाई, देखिए इसको आप लोग थोड़ा फील लेके समझिएगा कि मान लीजिए कि आप लोग को कोई एक डिजीज है, ठीक है, और आप लोग उसकी दवा डॉक्टर के पास लेने जाते हो, तो उस एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं। मान लीजिए कि 3 दवाएं दी, ठीक है, 3 दवाएं दी उन्होंने और आप लोगों ने खा ली, तो ये एक डिजीज थी तो आप लोगों की ट्रीट हो गई। ये तीनों क्या होगा, ये तीनों यहाँ पे इसी डिजीज पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इस केस में तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपको एक डिजीज पहले से हो रखी है, ठीक है, और आप उसकी दवा काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से खाते चले आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप लोग को इसी के साथ साथ कुछ टाइम बाद कोई दूसरी डिजीज हो जा रही है और आप लोग यहाँ पे अब डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, तो अब डॉक्टर आपको इस दूसरी डिजीज के लिए जो दवाएं देगा वो इस वाले से तो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो अब ये जो दूसरी दवाएं आप लोग को दी जा रही हैं, ठीक है, जो मेडिसिन आप लोग को डॉक्टर देगा, तो ये मेडिसिन कहीं इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दे, या फिर जो पहले से आप लोग ले रहे हो वो कहीं इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना, कि एक जो दवा है, ठीक है, वो दूसरी दवा के साथ किस तरह का इंटरेक्शन शो करती है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बाकी देखिए एब्जॉर्प्शन की हम लोग बात करें तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि हमारा एब्जॉर्प्शन को कम या ज़्यादा कर देती हैं। जैसे कि हमारा देखिए, जैसे कि जो भी हमारे एंटासिड्स होते हैं जिनके अंदर हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, उनके साथ बाइंड होके उनके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लेस इफेक्टिव हो सकते हैं। यानी देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम है और आप लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, ठीक है, और उन एंटीबायोटिक्स में मान लीजिए हमारा टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। अब मान लीजिए एंटीबायोटिक्स आप लोग जो है किसी अलग प्रॉब्लम के लिए ले रहे हो, लेकिन उसी कुछ टाइम बाद आप लोग को एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी के लिए आप लोग क्या होता है कि आप लोग एंटासिड ले लेते हो, ठीक है। तो अब ये एंटासिड में अगर हमारा यहाँ पे क्या है, अगर हमारा जो है एंटासिड्स में जो हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, तो क्या होगा भाई, ये एंटासिड यहाँ पे इस टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड हो जाएगा और इसकी इफेक्टिवनेस को भी कम कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी एंटीबायोटिक्स हमारे जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह होते हैं, तो उनके साथ हम लोग यहाँ पे एंटासिड्स जो कि जिनके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होता है उनको नहीं देते हैं, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें तो देखिए भाई कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि हमारा, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होता है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ठीक है, पीपीबी। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, हमारी जो ड्रग है, ठीक है, तो वो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन वगैरह होती हैं उनके साथ हमारी बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ ड्रग दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा वारफरिन है, ठीक है, और एक हमारा एस्पिरिन है, तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों हमारा एल्बुमिन से ही जाके बाइंड होते हैं, यानी कि ये इन दोनों के पास एल्बुमिन के लिए बाइंडिंग एफिनिटी होती है। तो अब यहाँ पे देखिए व्हेन टेकन टुगेदर एस्पिरिन कैन डिस्प्लेस वारफरिन लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा एस्पिरिन है, ठीक है, तो एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन और वारफरिन दोनों यहाँ पे इसी एल्बुमिन से बाइंड होंगे। अब मान लीजिए एल्बुमिन है, ठीक है, तो जब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारी कोई ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इनएक्टिव, ठीक है। तो मान लीजिए जो वारफरिन है, ठीक है, तो वारफरिन मान लीजिए इस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी, और वहीं पे हम लोगों ने क्या हुआ,
हुआ, अब हम लोगों ने एस्प्रिन ले ली। अब ये एस्प्रिन क्या हुआ, ये एस्प्रिन आया और इसने वारफरिन को हटा दिया और खुद जाके इससे बाइंड हो गया एल्बुमिन से। अब ये तो इनएक्टिव हो गया, लेकिन इसने वारफरिन को क्या कर दिया भाई, वारफरिन जब फ्री हो जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, और जब ये एक्टिव होगा ना तो ये हमारा बॉडी में ब्लीडिंग वगैरह करा सकता है, ठीक है, अननेसेसरी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कुछ हमारी ऐसी ड्रग हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जैसे कि देखिए जो हमारा ग्रेप फ्रूट जूस होता है, ठीक है, तो ये हमारा जो है हमारे एंजाइम्स होते हैं CYP3A4, जो कि हमारा सबसे मेजर एंजाइम होता है जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रेप फ्रूट जूस है ना, ये इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे क्या होता है भाई, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जा रहा है। अब मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारी कुछ दवाएं होती है स्टेटिन्स, ठीक है, तो उन स्टेटिन्स को मान लीजिए वो पेशेंट यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या होगा कि स्टेटिन्स जो है स्टेटिन्स है, ठीक है, तो ये स्टेटिन्स यहाँ पे पेशेंट ले रहा है। अब नॉर्मली देखिए, नॉर्मली क्या होता है भाई, नॉर्मली यहाँ पे स्टेटिन का एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर टाइम से इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, फिर ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे इसी स्टेटिन को लेते समय किसी ने ग्रेप फ्रूट जूस ले लिया, तो क्या होगा भाई, इन स्टेटिन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो क्या होगा भाई, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो स्टेटिन ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहेंगी। तो जब ये ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहेंगी ना, तो देखिए भाई हमारी बॉडी में दवा का जो है एक लिमिटेड रिक्वायर्ड टाइम तक रहना ही सही होता है। अगर उस रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी में रहती हैं तो फिर वो क्या करेंगी, वो हमारा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है। तो भाई देखिए एक्सक्रीशन में भी वही चीज़ है कि मान लीजिए कि हमारा एक ड्रग होता है प्रोबेनिसिड, ठीक है, जिसको हम लोग गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, जब पेनिसिलिन बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसकी वजह से हमारा बॉडी में पेनिसिलिन के जो है कह सकते हो लेवल बढ़ जाएगा, विच में भी बेनिफिशियल। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ समझिए कि जैसे हमारी बॉडी में कोई ड्रग है, ठीक है, मान लीजिए पेनिसिलिन है या फिर वारफरिन है, तो हो सकता है कुछ ड्रग अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रुके तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और सकता है कि कुछ ड्रग हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रुके तो वो हमारे लिए जो है कह सकते हो टॉक्सिक हो। तो यहाँ पे देखिए अब पेनिसिलिन के केस में बात करें, पेनिसिलिन के केस में अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेनिसिड को ले रहे हैं, ठीक है, तो वो पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को रोक देगा, जिसकी वजह से पेनिसिलिन हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, और ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो कभी कभी वो हमारे लिए अच्छा भी हो जाता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो अपना ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पेनिसिलिन। बाकी देखिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करें फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो अब इसमें देखिए क्या होता है भाई, फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें हमारा यहाँ पे जो भी ड्रग है, ठीक है, तो ये हमारा जो है एडिटिव सिनर्गिस्टिक या फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। और देखिए इसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी देख लिया है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग में। इसमें आप लोग को बस वही सारी चीज़ें लिख देनी है, तो इसमें आप लोग वही सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, ठीक है, आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। तो फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन में क्या लिखना है आप लोग को, वही जो हम लोगों ने देखा सिनर्गिज्म और एंटागोनिज्म, ठीक है, उसके अंदर हमारा एडिटिव इफेक्ट भी था, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 2 के ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग सभी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे कि डोज रिस्पांस देख लिया, थेराप्यूटिक इंडेक्स हो गया, कंबाइंड इफेक्ट हो गया। अब फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो गया, ड्रग इंटरेक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो कि हमारा है न्यू ड्रग डिस्कवरी और फार्माकोविजिलेंस, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फार्माकोविजिलेंस के बारे में, तो देखिए फार्माकोविजिलेंस बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पे किसी भी ड्रग की जो कह सकते हो साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, या फिर कोई भी जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझने और समझ को उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो न्यू ड्रग है, मान लीजिए हमारी कोई भी ड्रग है, ठीक है, तो उस ड्रग के क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और भी कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो उन सभी को समझना, ठीक है, और फिर उनको दूर करने के लिए हम लोग कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें देखते हैं। बाकी देखिए फार्माकोविजिलेंस का प्राइमरी गोल होता है हम लोग यहाँ पे ताकि पेशेंट की सेफ्टी को इंप्रूव कर सकें और मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट प्रोवाइड कर सकें। बाकी देखिए दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स एंड पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ मेडिकेशंस। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं न्यू ड्रग डेवलपमेंट को, उसके बाद आप लोग ये लाइन अपने आप ही पढ़ के समझ जाओगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखिए इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी मार्केट में कोई हमारी नई दवा आती है, तो ये नई दवा आखिर मार्केट में आती कैसे है, मतलब कैसे यहाँ पे इसका कह सकते हो
कह सकते हो कैसे इसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं, और फिर कैसे ये फाइनली यहाँ पे मार्केट में आती है। ठीक है, तो कौन कौन सी रिसर्च हमें इस पे करनी पड़ती है और कितने सारे स्टेजेस के बाद ये मार्केट में पहुँचती है, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, फ्रॉम द सिंथेसिस यानी बनाने से, आइडेंटिफाई करने से लेके मार्केटिंग तक जो हमारा एक न्यू ड्रग है उसको आने में लग जाते हैं 10 से 20 साल। जी हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी जो नई दवा है ना भाई, ये जो मार्केट में कोई नई दवा जब आती है, ठीक है, तो उसको आने से पहले उस पर लगभग 10 से 20 साल की रिसर्च चलती है, तब जाके वो मार्केट में आती है। एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। और देखिए भाई, चूंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए कोई भी नई दवा बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, क्योंकि उस पर बहुत सी रिसर्च हमें करनी पड़ती है। देयर आर फॉलोइंग स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई नई दवा डेवलप की जाती है तो उसमें हमारे ये सारे स्टेजेस जो है इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेज हो जाता है सिंथेसिस या फिर आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी कंपाउंड, मतलब जो भी ड्रग हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जिस भी कंपाउंड से बना रहे हैं, जिस भी सब्सटेंस से बना रहे हैं, उसकी हम लोग यहाँ पे उसको बनाते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते थे कि अभी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको, फिर हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को अपने सिलेबस के हिसाब से प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में ही देखना है। बाकी देखिए, इसको हम लोग पहले शॉर्ट में समझते हैं इसमें होता क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी जो कंपाउंड है उसको हम लोग बनाएंगे, और बनाने के बाद हम लोग करेंगे उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं करना एनिमल्स में। ठीक है, तो एनिमल्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं परमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल। देखिए, प्री क्लिनिकल हम लोगों ने एनिमल पे किया, अब हम लोग करेंगे क्लिनिकल। क्लिनिकल करते हैं हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस पे, लेकिन ह्यूमंस पे ट्रायल करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी ड्रग अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे हमें परमिशन लेनी होती है। परमिशन लेने के बाद देखिए क्या होता है कि हमारा जो भी कह सकते हो, हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन यानी कि जो भी हमारी दवा है, ठीक है, तो उसका हम लोग थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कह सकते हो इसी में आ जाता है। बाकी मेनली देखिए, मेनली जब हमें परमिशन मिल जाती है ना, तो परमिशन मिलने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल मतलब यहाँ पे ये हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल है ये हम लोग परफॉर्म करते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, तो ह्यूमंस में भी परफॉर्म करने के हमारे 3 स्टेज होते हैं। अब यहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ठीक है, और जब 3 फेज़ हमारे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद देखिए जब 3 फेज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारी दवा मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन उसके लिए भी हमें सबसे पहले जो है परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग की परमिशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी दवा मार्केट में आ जाती है, और मार्केट में आने के बाद दवा का स्टार्ट हो जाता है फेज़ नंबर 4। ठीक है, और ये जो फेज़ 4 है ये दवा का लाइफ टाइम चलता है, यानी आज हमारी जितनी भी दवाएं मार्केट में हैं, ठीक है, तो फेज़ 4 यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहता है। फेज़ 4 का मतलब होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, या फिर इसी को आप लोग फार्माकोविजिलेंस अभी जो हम लोगों ने देखा इसको भी समझ सकते हो कि फेज़ 4 बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई दवा मार्केट में आ जाती है, तो मार्केट में आने के बाद भी अगर वो दवा हमारी कभी, मतलब आप मान लीजिए 10 साल तक वो सेफ है, लेकिन 11वें साल में या फिर कभी अगर कभी भी ऐसा दिखता है कि ये दवा हमारी हार्म कर रही है, तो उसको हमारा मार्केट से जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हमारी दवा का जो है कंटिन्यू चलता रहता है कि कोई भी दवा मार्केट में आने के बाद भी अगर हार्म कर रही है तो उसको यहाँ पे हमें हटा देना होता है। ठीक है, तो ये हमारे एक न्यू ड्रग डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। देखिए, प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि ये हमारा वो ट्रायल है जो कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे ह्यूमंस में नहीं बल्कि एनिमल्स में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिफोर ह्यूमंस में, मतलब कि ह्यूमन में टेस्ट करने से पहले हम लोग जो भी ट्रायल परफॉर्म करते हैं वो हमारा प्री क्लिनिकल हो जाता है। और बाकी देखिए, इसके अंदर भी हमारा 2 फेज आ जाते हैं, एक हो जाता है लैबोरेटरी रिसर्च, एक हो जाता है एनिमल टेस्टिंग। अब देखिए, लैबोरेटरी रिसर्च की बात करें तो आप लोगों को याद हो तो माइक्रोबायोलॉजी के लास्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा था एनिमल सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर, और मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया भी था कि एनिमल सेल कल्चर हमारी एक ऐसी टेक्निक है जो कि कह सकते हो कि हमारी ऐसी सेल्स को डेवलप करती हैं जो कि हूबहू हमारे रियल ऑर्गन्स, एनिमल्स के ऑर्गन जैसी होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मान लीजिए एनिमल का लिवर है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एनिमल के लिवर पे मान लीजिए हमें कोई दवा को टेस्ट करना है, कोई हमारी ऐसी ड्रग हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो कि लिवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले एनिमल के लिवर पे डायरेक्टली यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि उनके लिवर की सेल्स को लेंगे, ठीक है, और इस सेल को यहाँ पे हमारा एक कल्चर मीडिया होगा उसमें हम लोग ग्रो कराएंगे। ठीक है, तो जब ग्रो होगी तो बहुत सारी सेल्स हमें मिल जाएंगी। तो पहले हम लोग यहाँ पे इस दवा को इस कल्चर मीडिया पे टेस्ट करेंगे जो कि होता है एनिमल सेल कल्चर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, साइंटिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेल कल्चर्स और टिश्यू सैंपल्स टू इन्वेस्टिगेट द बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले दवा को अपने इस सेल कल्चर पे टेस्ट करते हैं। अब इस सेल कल्चर पे जब दवा टेस्ट का पास हो जाता है तब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनिमल्स पे टेस्टिंग करना। ठीक है,
क्योंकि देखिए एनिमल्स पे भी हम लोग यहाँ पे तब टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना हमें पता चल जाता है कि हाँ दवा हमारी इतनी भी जो है हार्मफुल नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हार्मफुल होगी तो यहाँ पे हमारा हमें पहले ही पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे हमारा टेस्ट पास हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे एनिमल टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये हमारा स्टार्ट हो जाता है तो हमारा यहाँ पे जो है एनिमल टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो इसमें देखिए क्या करता है कि द ट्रीटमेंट इज टेस्टेड ऑन एनिमल टू एसेज इट्स सेफ्टी, एफिकेसी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी दवा है उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं ताकि हमें उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और फार्माकोकाइनेटिक यानी उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पता चल सके। बाकी देखिए दिस स्टेप हेल्प्स इवेलुएट द पोटेंशियल फॉर हार्मफुल साइड इफेक्ट्स एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डोजेज। तो देखिए भाई एनिमल्स पे टेस्ट करके हमारा साइड इफेक्ट वगैरह पता किया जाता है, क्योंकि कभी कभी इसमें एनिमल सैक्रिफाइस हो जाते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट दवा का बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे उसकी डोज को भी ऐसे डिसाइड करते हैं कि एनिमल्स पे सबसे पहले कम डोज देते हैं, ठीक है, फिर ज़्यादा देते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी डोज पे एक एनिमल किल हो जा रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइस हो जा रहा है। तो ये सब देख के ही हम लोग डोज डिसाइड करते हैं। तो देखिए करना पड़ता है, ठीक है, मतलब इंसानों हम जैसे सेल्फिश इंसानों के लिए यहाँ पे एनिमल्स अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है, तो होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो अब यहाँ पे जो भी हमारी दवा है, ठीक है, वो हमारे ह्यूमन पार्टिसिपेंट पे डायरेक्टली यहाँ पे जो है ट्राई करना स्टार्ट कर दी जाती है। अब इसमें भी देखिए ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली जो है पूरी दवा स्टार्ट करनी टेस्ट कर दी, बल्कि इसमें भी हमारे अब डिफरेंट डिफरेंट फेजेज होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए जनरली आप लोग देखोगे तो आप लोग को 4 फेसेस दिखेंगे, लेकिन हमारा एक फेस 0 भी होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो टोटल हमारे 5 फेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है फेस नंबर 0। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये हमारा एक माइक्रो डोजिंग फेस होता है, यानी कि इसमें हम लोग बहुत स्मॉल अमाउंट में जो भी हम लोगों ने दवा डेवलप करी है उसका डोज हम लोग देते हैं, ठीक है। इट इज एन अर्ली स्टेज ऑफ क्लिनिकल रिसर्च डिजाइन टू गैदर प्रिलिमिनरी डाटा ऑन हाउ अ न्यू ड्रग बिहेव्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डोज देते हैं और बस ये चेक करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कैसे बिहेव कर रही है। क्योंकि देखिए भाई इससे पहले हम लोगों ने टेस्टिंग एनिमल बॉडी पे करी है। अब एनिमल बॉडी ह्यूमन बॉडी सिमिलर होती है लेकिन एकदम सेम तो होती नहीं है। तो पता चले कोई दवा एनिमल पे तो चलो ठीक ठाक काम कर गई, लेकिन पता चले ह्यूमन में वो कुछ मतलब जैसे ही डाले हो सकता है वैसे ही बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही लिटिल डोज को देके चेक करते हैं कि एक्चुअल में बॉडी में कैसे काम कर रही है। अब अगर यहाँ से चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फेस नंबर 1 में चले जाते हैं। अब हाँ कि ये जो है बहुत ही वेरी स्मॉल, यानी कि लगभग ये बस जो है 50 से 100 या फिर उससे भी कम लोगों में परफॉर्म करी जाती है, ठीक है, 10 से 20 लोगों में। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें कंसेंट के साथ करी जाती है, ठीक है। कंसेंट होता है तभी यहाँ पे हम लोग रिसर्च परफॉर्म करते हैं। बाकी देखिए फेस 1 की बात करें तो अब फेस 0 से पास होने के बाद यहाँ पे दवा हमारी फेस 1 में चली जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिक और फार्माकोडायनामिक इफेक्ट यहाँ पे ड्रग का जो है डिटरमाइन करते हैं। और ये हमारा 20 से 100 हेल्दी पर्सनस में जो है परफॉर्म किया जाता है और ये हमारी ड्रग की सेफ्टी का पता लगाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि ड्रग हमारी सेफ है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है फेस नंबर 2। तो इसमें देखिए क्या होता है, अब फेज 2 में जो हमारा ड्रग है, ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे थेरापेटिक एफिकेसी की ड्रग हमारी कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, कि जिस चीज़ के लिए हम लोग बनाई है, ठीक है, तो चलिए उस पर काम करें, लेकिन कितनी अच्छे से काम कर रही है और कितनी डोज हमें देनी है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। बाकी देखिए ये हमारे ऐसे पेशेंट्स में परफॉर्म करी जाती है जिनके अंदर वो डिजीज होती है जिसको दवा हमारी ट्रीट करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, कि कोई डिजीज होगी उसी को ट्रीटमेंट के लिए दवा बनाई गई होगी, तो वो डिजीज जिनको होगी उन्हीं पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। और लगभग 100 से 300 पेशेंट्स पे हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं। और ये लगभग हम लोग कब तक करते हैं, 6 महीने से लेके कई सालों तक हम लोग ये टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब यहाँ से हमारा पास होता है तो हमारी दवा जाती है फेस नंबर 3 में। तो फेज 3 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का लास्ट फेज होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे बाकी सभी चीज़ें, ठीक है, कि हमारा कितनी टॉलरेबिलिटी है, कितना डोज यहाँ पे टॉलरेबल है, कितना सेफ्टी है, ठीक है, और क्या क्या ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं उस ड्रग के, ठीक है, दूसरी ड्रग के साथ। उसके बाद यहाँ पे मतलब एसोसिएटेड ऑन अ वाइडर स्केल, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे 1000 ऑफ पेशेंट्स में परफॉर्म करते हैं। और ये हमारा थेरापेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल होता है, ठीक है, और ये लगभग 3 से 5 साल तक चलता रहता है। तो जब यहाँ पे हमारी दवा पास हो जाती है तब हम लोग यहाँ पे फाइनली दवा को मार्केट में रिलीज करते हैं। और ये हमारा हो जाता है फेज नंबर 4, जो हमारा होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए अब मार्केट में रिलीज करने के बाद भी कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे दवा को मॉनिटर करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है कोई भी नुकसान वगैरह तो नहीं हो रहा है। बाकी देखिए इट फोकसेज ऑन लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड ओवरऑल इम्पैक्ट, ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म चेक करता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है।
तो ये था हमारे यहाँ पे फार्माको विजिलेंस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों से और भी है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं 2 कर्व, ठीक है। तो इन 2 कर्व में आप लोग को मुझे ये बताना है कि इन 2 कर्व में जो है आप लोग को तीन जो है हमारी कह सकते हो ड्रग दिख रही हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, इसमें भी ए बी और सी। तो आप लोग को बताना है कि इन दोनों ग्राफ में, ठीक है, कौन सा जो हमारा कर्व है, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा एफिकेसी शो कर रहा है और कौन सा कर्व हमारा ज़्यादा पोटेंसी शो कर रहा है। यानी आप लोगों को ये बताना है कि ए बी सी में कौन सी दवा हमारी ज़्यादा एफिकेशियस है इन तीनों में, और कौन सी हमारी ज़्यादा पोटेंट है। और सेम चीज़ आप लोग को इस वाले में भी बतानी है। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले आप लोग को कितना पता चला। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और और आप लोग जो है जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है हमारी, उन पे भी ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। मतलब टेलीग्राम तो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी नोटिफिकेशन आती रहती हैं। व्हाट्सएप भी ज़रूर कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग वीडियो का लिंक्स भेजते ही रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी हम कुछ सोच रहे हैं कुछ करने का, तो आप लोग आइए, ठीक है। और बाकी 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 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।